नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस YouTube चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद ऋचा मैम। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो नए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन एंड नाटो। तो स्टार्ट करते हैं हम यूरोपियन यूनियन के साथ। देखिए, जो यूरोपियन यूनियन है इसको सबसे पहले 6 कंट्रीज ने मिलकर स्टार्ट किया था 1951 में। ये एक तरीके से व्यापारिक समझौता हम इसको कह सकते हैं, इन देशों ने मिलकर इसको किया था। धीरे धीरे इसमें और मेंबर्स जुड़ते चले गए और 1993 में फॉर्मली ये ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बन गया और इसने प्रॉपरली अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन इज ए यूनिफाइड ट्रेड एंड मॉनिटरी बॉडी ऑफ 27 मेंबर कंट्रीज। तो करंटली इसके जो मेंबर्स हैं ये 27 हैं। वैसे लास्ट ईयर तक इसके 28 मेंबर्स थे, लेकिन क्योंकि यूके इस साल इससे बाहर हो गया है तो अब इसके वापस 27 मेंबर्स रह गए हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट या याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि इसी साल जनवरी में यूके इससे बाहर हो गया है। इसके बाद अगर हम इसको देखें कि इसका पर्पस क्या था, तो इसका पर्पस पूरी तरीके से एक व्यापारिक या राजनीतिक रूप से कंट्रीज की हेल्प करना है। कंट्रीज मीन्स इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उसकी हेल्प करना है। तो यूरोपियन यूनियन है तो ऑब्वियसली जो इसके मेंबर्स हैं वो यूरोपियन ही हैं, और वहां पर जो ट्रेड कंट्रीज के बीच में होता है या व्यापार होता है वो एक मुक्त व्यापार की तरह हो जाता है। यानी कि जितने भी बॉर्डर कंट्रोल्स होते हैं, फ्लो ऑफ मटेरियल या गुड्स और सर्विसेज जिनका भी ट्रेड किया जा रहा है, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक देश के अंदर जैसे व्यापार एक जगह से दूसरे जगह के बीच में होता है, ठीक इसी तरीके से दो कंट्रीज के बीच में या इन सारे कंट्रीज के बीच में ये व्यापार होता है। तो किसी तरह का कोई बॉर्डर कंट्रोल वहां पर नहीं होता है। किसी भी देश का कोई भी सामान किसी भी दूसरे देश में जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में खरीदा और बेचा जा सकता है बिना किसी हिंड्रेंस के, और ना ही कोई भी कंट्री उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स, टैरिफ या ड्यूटीज को लगाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन के थ्रू अगर किसी कंट्री को ये लगता है कि इस कंट्री के सामान में कोई ड्रग्स हो सकती है या किसी तरह के क्राइम से जुड़ा हुआ मेंबर यहाँ पर रिलेटेड है, तो ये उसका अधिकार है कि वहाँ पे वो रैंडम चेकिंग उस चीज़ की कर सकती है। लेकिन व्यापार को बंद करने के पर्पज से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक फ्री फ्लो के वे में यहाँ पर ट्रेड किया जाता है बिना किसी टैक्स के, टैरिफ के और बिना किसी और कंट्रोल के। देखिए, तो अब जो मेन बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं कि इनफॉर्मली तो जो यूरोपियन यूनियन है वो 1951 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फॉर्मली उसका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो है 1993 में। हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके जो मेंबर्स हैं वो 27 है, 28 थे, लेकिन एक मेंबर यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो कि 31 जनवरी 2020 को इससे अलग हो गया है, तो अब इसके करंट में मेंबर्स केवल 27 रह गए हैं। तो वही क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर हमने ले लिया, लास्ट मेंबर लेफ्ट। किस कंट्री ने इसको छोड़ा है रिसेंटली? वो है यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद जो करेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। करेंसी यहाँ की क्या है? तो जो ऑफिशियल करेंसी है वो है यूरो, ये इसका सिंबल है। देखिए, जब भी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेते हैं या उसके मेंबर बनते हैं तो उनकी सारी एलिजिबिलिटीज के साथ में या उसके चार्टर को एक्सेप्ट करने के साथ में एक और वहां पर उन्हें प्लेज लेनी होती है कि जो ऑफिशियल करेंसी होगी उनकी वो यूरो होगी, और यूरो को ही में ही वो सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे। लेकिन अभी तक जो इसके 27 मेंबर्स हैं इनमें से 19 कंट्री ही ऐसे हैं जो इसको इम्प्लीमेंट
कर पाए हैं या पूरी तरीके से उसको यूज कर पाए हैं। बाकी और कंट्री प्रोसेस में है लेकिन वो अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो ऑफिशियल करेंसी इसकी यूरो है, लेकिन 19 कंट्रीज ही उसको फॉलो अभी तक कर पाए हैं। अच्छा, इसमें एक और शब्द आता है यूरोजोन। यूरोजोन यूरोपियन यूनियन से बिल्कुल अलग है। यूरोजोन का मतलब है सिर्फ वो कंट्रीज जहां की फॉर्मल करेंसी केवल यूरो है, और इसीलिए उन कंट्रीज को, सिर्फ वही कंट्रीज इसमें आएंगे, तो उन कंट्रीज को ही हम यूरोजोन में इंक्लूड करते हैं। तो और हाँ, जो इसका सेंट्रल बैंक है उस वही यूरोप का भी सेंट्रल बैंक है। जैसे अगर ये देखा जाए कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन की पूरे यूरोप का जो सेंट्रल बैंक है वो यूरोपियन यूनियन के सेंट्रल बैंक को ही कहते हैं। और इसके जो मेन फंक्शंस यहाँ पर होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करना, मॉनेटरी पॉलिसी जो कि करेंसी से रिलेटेड है, करेंसी से रिलेटेड सारे डिसीजंस यहाँ पर यही बैंक लेता है। इसके बाद बैंक लैंडिंग रेट्स को डिसाइड करना। बैंक लैंडिंग रेट्स मीन्स जो एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे रहा है जिस मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर, उसको बैंक लैंडिंग रेट्स कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो भी विदेशी प्रतिभूतियां होती है या जो उनकी एक सिक्योरिटी के फॉर्म में उनके पास रखा हुआ होता है। और टारगेट जो होता है इनका इन्फ्लेशन रेट को वो कंट्रोल करने का रहता है, और वो कोशिश करते हैं कि ये 2% से ज्यादा ना हो पाए। जो मेंबर कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के वो 27, ये इस तरह से यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। और ये सारे आप इसको देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इन पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इन्हें रखने की भी जरूरत नहीं है, एक बार बस इनको देख लेना सफिशिएंट है। इसके बाद जो इसकी गवर्निंग बॉडी है, वैसे तो इसके कई सारे पार्ट्स हैं लेकिन जो मेन गवर्निंग बॉडी है उसकी 3 पार्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमने लिया है दी यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन ओबियसली जो इसके मेंबर्स होंगे उनको हम कमिश्नर्स बोलेंगे, और जितने कंट्रीज इसके मेंबर हैं हर कंट्री से एक कमिश्नर यहाँ पर भेजा जाता है। तो यहाँ पर कितने मेंबर्स हो गए? अब यूरोपियन कमीशन में 27 कमिश्नर्स होते हैं जो कि हर ईच एक पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। इसके अलावा एक उन सबका हेड यहाँ पर हो जाता है। तो टोटल मेंबर्स यहाँ पर 28 हो जाते हैं, और उनका जो टर्म है या टेन्योर है वो 5 इयर्स का होता है। जो इस टाइम टेन्योर चल रहा है वो 2019 से स्टार्ट है, 2019 से 2024 तक अब ये चलेगा। और जो मेन फंक्शन होता है यूरोपियन कमीशन का वो नए लेजिस्लेशंस को लाना या बनाना होता है। यही प्रपोज करता है कोई भी नए कानून या विधान को बनाने के लिए। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है दी यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ के भी मेंबर्स 5 साल के लिए ही बनाए जाते हैं, और जो लेजिस्लेशन यूरोपियन कमीशन बनाता है उस लेजिस्लेशन को या कानून को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है और सारे मेंबर्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है, उस पर डिस्कशंस यहाँ चलते हैं। जो मेंबर्स की बात है, मेंबर यहाँ पर जो आते हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से आते हैं कि किसी भी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर मेंबर्स आएंगे। किसी भी कंट्री के मिनिमम मेंबर्स 6 हो सकते हैं, 6, और मैक्सिमम मेंबर्स यहाँ पर 96 तक हो सकते हैं। तो इसने समझ में आ ही जाता है कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं इस पार्लियामेंट में वो बहुत ज्यादा होते हैं। और जो थर्ड पार्ट है दी यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल अगेंस्ट 27 मेंबर का ही एक काउंसिल होती है या टीम होती है जिसमें हर कंट्री से अगेन एक ही मेंबर होता है और वो मेंबर उस कंट्री का हेड होता है।
ज्यादातर कंट्री से या तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही इस काउंसिल के मेंबर होते हैं। इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन वो उस कंट्री का मेनली हेड ही होता है। तो काउंसिल में भी 27 मेंबर्स हो जाते हैं और एक उनका भी हेड होता है। और जो लेजिस्लेशंस यूरोपियन कमीशन बनाता है और पार्लियामेंट में पास होता है, उसे दोबारा यहाँ पर भी पेश किया जाता है उसको कानून बनाने से पहले। तो यहाँ पर भी ये सब लोग उस पर एक बार उसको देखते हैं या उस पर डिस्कशंस करते हैं, उसके बाद वो चीज कानून बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज मिल चुका है उसके शांति प्रयासों के लिए 2012 में। याद रखिएगा 2012 में उसके शांति प्रयासों के लिए। तो ये हमारी यूरोपियन यूनियन यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दूसरा संगठन आता है, वो भी एक लगभग यूरोपियन संगठन ही है, नाटो। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इनमें जो कुछ खास बातें हैं जो लगभग सिमिलर हैं, दोनों ही लगभग यूरोपियन देशों के संगठन है, जबकि नाटो यूरोपियन देश तो है ही, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज भी इसके मेंबर हैं और टोटल जो इसमें मेंबर्स हैं वो 30 हैं। 30 मेंबर्स नाटो के सदस्य हैं। जो हमारा यूरोपियन यूनियन था वो एक तरीके से व्यापारिक समझौता हम उसको कह सकते हैं, और जो नाटो है वो एक तरीके से सैन्य समझौता है, या अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से समझौते को या ट्रीटी को लागू किया गया। अब ये जो नाटो है इसको हम देख लेते हैं। नाटो इज एन इंटरनेशनल अलायंस दैट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। दोनों जगह से यहाँ पर मेंबर आते हैं। तो इसका पर्पस क्या था, क्यों बनाया गया? देखो, सबसे पहली चीज तो ये नाटो जब बनाया गया था तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और उस क्राइसिस में सभी कंट्रीज परेशान थे। तो उस टाइम इन यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर इस संगठन को बनाया अपनी सुरक्षा के लिए। तो इन कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और इस ग्रुप से उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि हमें पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो वही नाटो करता है कि जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा को बनाए रखता है। और ये एक राजनीतिक या सैनिक संगठन एक तरीके से हो जाता है कि कोई भी परेशानी वहाँ के कंट्रीज पर आती है तो वो उसको फेस करेगा। कोई अटैक की संभावना वहाँ पर होती है कि इन कंट्रीज पे या यूरोपियन कंट्रीज पे कोई देश अटैक कर रहा है तो उसको रोकने की कोशिश ये नाटो करता है। और इनका जो मेन मुद्दा वो यहाँ लेकर चलते हैं वो ये है कि अगर किसी नाटो के सदस्य में किसी एक भी कंट्री पर हमला होता है तो ये माना जाएगा कि सारे सदस्यों पर वो हमला हुआ है। तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 5, वो ये कहता है कि एन अटैक ऑन वन शैल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल, यानी कि सारे कंट्रीज मिलकर उसका जवाब देंगे। और नाटो अपने आप में ऐसे ही कोई संस्था नहीं है, इसके पास अपनी सारी शक्तियां हैं, चाहे वो एयरफोर्स से रिलेटेड हो, नेवी से रिलेटेड हो या आर्मी से रिलेटेड हो, पूरी तरह से सक्षम ये संगठन है। और ऐसा नहीं है कि इसका अपना है, बल्कि वही इसके जो मेंबर्स हैं वही अपने सैनिकों को नाटो को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अमेरिका यानी कि यूएसए और टर्की सबसे ज्यादा सैन्य सहायता देने वाले कंट्रीज में से एक है। तो आर्टिकल 5 की बात जब हम करते हैं तो आर्टिकल 5 पूरे इसके बनने के बाद से आज तक के टाइम में एक टाइम ऐसा आया है जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। आर्टिकल 5 हैज बीन इन्वोक्ड ओनली वंस, जबकि अमेरिका पे हमला हुआ था 12 सितंबर 2001, जो WTO पे ऑर्गेनाइजेशन WTO के ऑफिस पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो उस टाइम पर इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके बारे में अगर हम कुछ विशेष बातें देखें
तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कौन है? नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज हैं। एस्टेब्लिशमेंट इसका होता है 1949 को। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अगर आपको ध्यान हो तो यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में ही है। इसके टोटल मेंबर्स हैं 30। रिसेंट जो मेंबर इसमें ऐड हुआ है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक इसके केवल 29 मेंबर्स थे, अभी 27 मार्च 2020 यानी कि बहुत ही रिसेंटली हम देखें तो एक नया कंट्री इसमें ऐड हुआ है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया। तो 27 मार्च ऑनवर्ड्स इसके जो मेंबर्स हैं वो अब 30 हो गए हैं। और जो इसमें शक्तियां हैं या इसकी जो फोर्सेस हैं वो दो तरह के यहाँ पर हम देखते हैं कि दो तरह की इसकी फोर्सेस हैं या कमांड्स हैं। अलाइड कमांड ऑपरेशंस, जो कि बेल्जियम के मॉन्स में है। दूसरा अलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि यूएस के नॉरफोक में है। तो इन सब में क्या क्या है जो नाटो के पास है या जिनको वो यूज कर सकता है वो, और इसके अलावा जो नाटो है उसके पास एक स्टैंडिंग फोर्स है जो कि हर टाइम रेडी है किसी भी आदेश पर अपने को इन्वॉल्व करने के लिए किसी भी काम में या किसी भी आक्रमण में। तो नाटो हैज अ नंबर ऑफ स्टैंडिंग फोर्सेस ऑन एक्टिव ड्यूटी ऑन परमानेंट बेसिस, यानी कि हर टाइम उसके पास ये हमेशा अवेलेबल है। इसके अलावा उसके पास 4 मैरीटाइम ग्रुप फ्लीट्स, यानी कि जो जहाजी बेड़े होते हैं जो समुद्र को कवर करते हैं या नेवी को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, वो 4 समुद्री बेड़े उसके पास हैं। इसके अलावा इट हैज एन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि हवा में भी रक्षा करने के में पूरी तरह सक्षम है। और इसके अलावा अलायंसेस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज, जो डिफेंस सिस्टम है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा इसके पास फाइटर जेट्स हैं जो कि पेट्रोलिंग करते हैं उन कंट्रीज के एयर स्पेस में भी जिनके पास अपने फाइटर जेट्स नहीं हैं। तो इस तरीके से हमारी ये दोनों संगठन के मेन पॉइंट्स हो जाते हैं, यूरोपियन यूनियन और नाटो। अब थोड़ी सी चीजें हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। देखिए, इसमें कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये तो बहुत ही कम पूछा जाने वाला या ना पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहा है अभी तक। एक बार बस देख सकते हैं। जो देखने वाली चीजें, याद रखने वाली चीजें हैं, सबसे पहला है हेडक्वार्टर्स। ये कॉमन है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या नाटो हो, दोनों का ब्रुसेल्स में है जो कि बेल्जियम में है। जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, मेंबर्स पहले 28 थे और जनवरी 31 के बाद ये 27 रह गए हैं क्योंकि यूके अलग हो गया है। इसके बाद लास्ट मेंबर लेफ्ट, किसने छोड़ा? यूके ने छोड़ दिया है इसकी मेंबरशिप को। करेंसी ईयू की या यूरोपियन यूनियन की है यूरो, जो कि 19 कंट्रीज में पूरी तरीके से फॉलो होती है। नोबेल प्राइज कब मिला? 2012 में यूरोपियन यूनियन के सराहनीय शांति प्रयासों के लिए। नाटो के मेंबर्स हैं 30 और जो रिसेंट मेंबर नाटो में ऐड हुआ है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। तो आई होप आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।